हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। विनोद, हो ना हो मेरी सोने की चैन तुम्हारी बहन ने ही चुराई है और आज वह अपने ससुराल वापस जाने वाली है। हमें उसका बैग चेक करना पड़ेगा। वैसे भी सीमा नहाने गई हुई है, चलो तब तक हम उसका बैग चेक कर लेते हैं। रजनी अपने पति विनोद से बोली। विनोद बोला, हाँ रजनी तुम सही कह रही हो, जल्दी चलो, उससे पहले कि सीमा बाथरूम से निकले हमें उसका बैग चेक कर लेना चाहिए। विनोद और रजनी दोनों सीमा का बैग चेक करने उसके कमरे में पहुंचते हैं। रजनी सीमा का हैंडबैग चेक करने लगते हैं और विनोद सीमा का सूटकेस चेक करने लगता है। दोनों बैग चेक कर रही होते हैं कि सीमा बाथरूम से नहाकर निकल जाती है। अपने भाई भाभी को अपना बैग चेक करते देख सीमा हैरान हो जाती है। विनोद और रजनी भी उसे देख थोड़ा सहम जाते हैं। सीमा बोली, यह क्या कर रहे हो आप दोनों, मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो। रजनी बोली, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है सीमा, हो ना हो मेरी सोने की चैन तुमने ही चुराई है। देख सीधे तरीके से चैन दे दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा बोली, भाभी माना आप उम्र में और ओहदे में दोनों में मुझसे बड़ी हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगी और मैं आप सुनती रहूँगी। मैं तो कल आपको आपकी चैन ढूंढने में मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अपने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप अपनी उस ननद पर इल्ज़ाम लगा रही हैं जिस ननद ने हर सुख दुख में आपका साथ दिया। आज इतनी दूर ससुराल से इजाज़त लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ, भला मैं अपनी ही भाभी की चैन चुराऊंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने। बोलकर सीमा रोने लगी। देखो देखा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो मेरी चैन चुरा ली और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। विनोद ये ऐसे नहीं मानने वाली है, गुस्से में बोली रजनी। विनोद बोला, सीमा देख हमारे तेरे घर की स्थिति से भली भांति वाकिफ़ है। हम जानते हैं कि दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच जाग गया होगा। अब हमारे घर के ठाट बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं और तेरी गरीबी हम जानते हैं। यह चैन तूने ही चुराई है, इसलिए चैन वापस दे दे वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। इससे अच्छा होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर तो सीमा जैसे पूरी टूट गई। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। सीमा ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया और हैंडबैग में से भी सब कुछ निकाल कर पलंग पर फेंक दिया और बोली, लीजिए देख लीजिए सब कुछ, और फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन कर दीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया और मैं यह सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ, कहीं किसी कपड़े में खुफिया जेब में मैंने वह चैन न छुपा रखी हो। कहकर रोते रोते सीमा अपने मायके से निकल गई। पिताजी मनोहर जी, छोटे भाई नीलेश, भाभी शालू सभी हंगामा देख अपने अपने कमरे में से बाहर आ गए और सीमा को रोकने लगे, मगर सीमा गुस्से में घर से बाहर गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली और सीधा स्टेशन पहुंच गई और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी सीमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अतीत के गलियारों में खो गई। सीमा, विनोद और नीलेश तीनों भाई बहन की परवरिश मनोहर जी और कांता जी ने बड़े प्यार से की थी। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे मनोहर जी, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चे और पत्नी को खुश रख पाए। विनोद शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, गाँव में ज़्यादा सुविधा न होने के कारण मनोहर जी को विनोद को पढ़ने के सिलसिले में शहर भेजना पड़ा। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे, तीनों की पढ़ाई, उनकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। मनोहर जी की दूध और किराने की दुकान थी जहाँ वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। कांता जी भी मनोहर जी का व्यापार में खूब साथ देती थी। छोटे भाई नीलेश, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी मनोहर जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, जबकि हालांकि माँ पापा ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, मगर नीलेश बोला, पापा मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और मैं आपके पैसे फिजूल खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपके साथ मिलकर दुकान पर ध्यान दूँ। उसी समय नीलेश की यह बात सुनकर मनोहर जी और कांता जी को नीलेश पर एक बार के लिए तो गुस्सा भी आ गया, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि नीलेश भी विनोद की तरह खूब मेहनत करे, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, मगर नीलेश दुकान पर बैठना चाहता था। खैर बेटे की जिद के आगे मनोहर जी और कांता जी ने घुटने टेक दिए और नीलेश को दुकान पर बिठा दिया। वहाँ विनोद पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। डिग्रियों की कोई कमी न होने के कारण विनोद को बहुत अच्छी नौकरी लग गई। विनोद ने अपने गाँव के घर में सारी भौतिक सुविधाओं को भरना शुरू कर दिया, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी इत्यादि। नीलेश दुकान से घर का खाना पीना, कपड़े लत्ते का खर्च निकाल लेता था। विनोद के बॉस करण जी को विनोद शुरू से ही पसंद था। करण जी बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। उनकी इकलौती बेटी रजनी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन करण जी को एक घर जमाई की तलाश थी और वह यह बात अच्छे से जानते थे कि कोई भी पैसे वाला लड़का उनके घर जमाई नहीं बनेगा। इसलिए वे चाहते थे कि विनोद उनकी बेटी रजनी से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपने घर जमाई बना ले। विनोद की ईमानदारी और होशियारी से करण जी बहुत आकर्षक थे। एक रोज उन्होंने विनोद को ऑफिस के काम से घर बुलाया और अपनी बेटी रजनी से मिलवाया। रजनी एक पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर और
मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी रजनी को विनोद पहली नज़र में ही भा गया। बातों बातों में करण जी ने विनोद से अपने दिल की बात कह दी कि वह रजनी की शादी विनोद से कराना चाहते हैं, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विनोद को घर जमाई बनाना चाहते हैं। विनोद को भी रजनी पसंद आ चुकी थी। वह बोले, यदि रिश्ते के लिए मेरे माँ पिताजी हाँ कहेंगे तो मैं यह शादी कर लूँगा। दूसरे दिन विनोद ने फ़ोन करके अपने माँ पापा को यह सूचना दी और वह लोग भी शादी तय करने से शायद आप पहुंचे। रिश्ते को मना करने की कोई वजह थी ही नहीं, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। विनोद और रजनी की शादी के बाद करण जी ने उनके घूमने के लिए गोवा की टिकट बुक करवा दी। दोनों अपने हनीमून चले गए। हनीमून से आकर जब विनोद और रजनी अपने गांव के घर आए, रजनी थोड़ी ही दिनों में मरच बस गई और ननद सीमा से उसकी खूब जमने लगी। बस 10 दिन की ही बात थी, इसलिए रजनी ने एडजस्ट कर लिया और वापस शहर को आकर वह विनोद से बोली, विनोद मेरे पापा कह रहे थे उनके बंगले का ऊपर वाला फ्लोर वैसे भी खाली पड़ा रहता है, तो हम लोग हमेशा के लिए वहाँ रहने चले जाए, इससे हमारा भी इस घर का किराया भी बचेगा। विनोद बोला, तुम पागल हो गई हो क्या रजनी? तुम चाहती हो कि मैं घर जमाई बनूं? लोग और समाज वाले क्या बोलेंगे? कल के दिन मेरे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। रजनी बोली, इसमें घर जमाई वाली क्या बात है? वैसे भी वह सब हमारा ही तो है। पहले तो विनोद तैयार नहीं हुआ, मगर करण जी ने जब खुद आग्रह किया और बहुत विनती की तो विनोद रहने को तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा, यह जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है, मेरे बाद यह संपत्ति तुम्हारी ही तो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से वहाँ आकर रहने लग जाओ। मैं भी बहुत अकेला हो जाता हूँ, मेरा भी अकेला मन नहीं लगता, तुम लोग साथ में रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। करण जी की यह बात सुनकर विनोद वहाँ रहने को तैयार हो गया है। यहाँ छोटे भाई नीलेश की शादी के लिए शालू को पसंद किया जाता है, जो गांव की सीधी सादी लड़की थी। नीलेश की शादी भी विनोद और रजनी नहीं आ पाए थे, क्योंकि दोनों किसी ट्रिप पर गए हुए थे जो करण जी ने आयोजित किया था। शालू शादी के बाद से अपने सास ससुर और घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, जिस सीमा भी बहुत खुश थी, क्योंकि उससे वही डर था कि कल के दिन कहीं उसके माता पिता अकेले न रह जाए। लेकिन शालू ने आते ही सारा घर को संभाल लिया था। सीमा अब बड़ी हो गई थी, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, जिसमें से नीरज जो पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का, उसकी शादी कर दी गई। मगर शादी के समय रजनी प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी में आने के लिए मना कर देती है और विनोद भी कहता है कि अगर मैं वहाँ आ जाऊँगा तो रजनी का ध्यान कौन रखेगा। उसने भी शादी में आने के लिए मना कर दिया था। वह कोई ना कोई बहाना करके गांव में आने से टल रहे थे और रजनी भी अपने रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। दोनों को गांव से कुछ मतलब था ही नहीं। यह सब देखकर घर वाले कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। सीमा की शादी थोड़े ही दिनों बाद कांता जी का देहांत हो गया। तब सिर्फ विनोद ही आया था। रजनी प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं आ पाई थी, इस वजह से सिर्फ विनोद के क्रियाक्रम के बाद तुरंत वापस चला गया। थोड़े ही महीनों के बाद खबर आई कि रजनी भाभी के गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन न होने की वजह से उनका अबॉर्शन कराना पड़ा। इस खबर से सभी बहुत दुखी हुए। छोटी भाभी शालू ने रजनी भाभी से कहा कि बस एक बार यहाँ आ जाओ, यहाँ उनकी सेवा कर पाएगी, क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। विनोद कार में बिठाकर रजनी को यहाँ ससुराल ले आया। विनोद ने यहाँ घर सुख सुविधाओं से भर दिया ताकि रजनी को कोई कमी ना रह पाए। सीमा भी अपने ससुराल से इजाज़त लेकर थोड़े दिनों के लिए रजनी भाभी को देखभाल के लिए मायके आ गई। अब यहाँ शालू और सीमा दोनों मिलकर रजनी की खूब ध्यान रखते थे। यहाँ क्या उस दिन आया, फ़ोन ने सीमा को अंदर तक हिला दिया। सीमा के पति के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि उसका पति कर्जे में डूब गया था। सीमा फ़ोन रखकर रो पड़ी। छोटे भाई नीलेश और भाभी शालू ने सीमा को सांत्वना दी और बोली, पगली फिक्र मत कर, दो भाई है तेरे, हम लोग तेरी मदद ज़रूर करेंगे। नीलेश ने अपने भाई होने का कर्तव्य यह कहकर पूरा किया, क्योंकि ऐसे वक्त में प्यार से बोले दो शब्द भी दिल पर लगी चोट पर मरहम का काम करते हैं। सीमा का इस खबर के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा था, मगर रजनी भाभी की नाजुक हालत को देखकर वह सब काम करती रही। रोज रजनी की पूरी बॉडी मालिश सीमा ही करती थी और उनके पौष्टिक खाना शालू बनाती थी। आज भी सीमा ने रजनी की मालिश की और रजनी बाथरूम नहाकर आई तो अपने सोने की चैन ढूंढने लगी। वह बोली, मैं रोज की तरह चैन निकाल कर नई ड्रॉर में रखी थी। सीमा भी रजनी की चैन ढूंढने में मदद करने लगी, लेकिन चैन कहीं नहीं मिली। शालू रसोई से आई तो बोली, मेरी काम वाली जमुना यहाँ काम कर रही थी, मगर वह तो हमारे यहाँ तब से है जब से सीमा, नीलेश और विनोद भैया की शादी भी नहीं हुई थी। वह ऐसा क्यों करेगी? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रजनी का माथा ठनक गया, क्योंकि 40 ग्राम की सोने की चैन घर से ऐसे ही थोड़ी गायब हो जाएगी, यह कोई छोटी बात तो थी नहीं। उसे रात में नींद नहीं आई, क्योंकि रजनी को सीमा पर शक होने लगा था और दूसरे दिन सीमा अपने ससुराल जाने वाली थी, इसलिए उसने सीमा के बाथरूम में जाने के बाद विनोद से कहकर उसके बैग की तलाशी शुरू कर दी। उसने अपमानित होना पड़ा और ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ से सीमा वर्तमान में लौटी। उसके ससुराल का शहर आ गया था। जैसे ही सीमा ससुराल पहुंची, उसकी सास ने बोला, बेटा तेरा सामान कहाँ है? उसके सास बहुत अच्छी महिला थी। सीमा की शादी के बाद से ही उन्होंने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था उसे।
उसकी सास ने इस सवाल पर सीमा फिर से रो पड़ी और उसने सारी घटना अपनी सास को बता दी। उसकी सास यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने सीमा को गले से लगाकर आराम करने को कहा। सीमा जाकर अपने कमरे में लेट गई, मगर उसकी आंखों में नींद गायब थी। रात को जैसे ही उसके पति घर आए, उसने अपनी सारी बात और अपने पति को बताई और बोले कि तुम्हारा व्यापार कर डूबा, मेरा भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से इतनी दूर से भाभी की सेवा करने आई हूँ। उसका पति बोला, दुखों के दिनों में लोग अकेला छोड़ देते। यह बात तो सुनी थी, मगर रजनी भाभी चोरी का इल्ज़ाम लगा देगी, ऐसा तो नहीं सोचा था। तुम फिक्र मत करो सीमा, यह हालत भी ज़रूर बदलेंगे और वापस हमारी नैया किनारे पर आ जाएगी। सीमा बोली, आज से मैं मेरे बड़े भैया भाभी से रिश्ता ख़त्म है मेरा। मुझे उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना। और रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपने व्यापार को फिर से जमाए आएंगे। वहाँ जैसे ही छोटे भाई नीलेश और भाई विशालू को यह सारी बात पता चली, दोनों ने सीमा को बहुत फ़ोन लगाए, मगर सीमा ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपने पापा का भी नहीं। उसके पापा अपने बहू और बेटे के व्यवहार से देख बहुत दुखी हुए, मगर वह बेचारे अब कर भी क्या सकते थे। भाभी शालू हर हफ्ते सीमा को फ़ोन लगाती, मगर सीमा किसी का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं थी। सीमा बस अपने पति के साथ मिलकर इनका व्यापार खड़े करने में लगी थी और आखिर 3 साल की मेहनत रंग लाई। सीमा और उसके पति ने मिलकर अपना व्यापार वापस जमा लिया था। सारे लेनदार को भी पैसे चुका दिए थे, जिससे उन्हें कर्जे से मुक्ति मिल गई थी। इन तीनों सालों में नीलेश और शालू ने बहुत कोशिश की सीमा को मनाने की, मगर सीमा के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, इसलिए उसने मायके से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। हाँ, बस कभी कभी अपने पिताजी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर देती थी। सीमा उसके पति अब वापस बुलंदियों को छू रहे थे। सीमा ने खुशी से अपने पिताजी को फ़ोन किया। वहाँ से मनोहर जी बोले, आज बस हाल चाल पूछकर फ़ोन मत काट देना बिटिया, तो मेरी पूरी बात सुन लेना। तेरे पिता अब बूढ़े हो जाले हैं, जाने कितने और दिनों का रहा हूँ। सीमा बोली, पापा ऐसी बातें ना करो, क्या हुआ है? मनोहर जी बोले, बेटा थोड़े दिन पहले ही हमारी काम वाली जमुना मदन लाल जी के घर चोरी करते हुए पकड़ गई। जिस जमुना पर हम घर के सभी को विश्वास था, उसकी पोल अब जाकर खुली है। तेरे बड़े भैया भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा। सीमा बोली, पापा मेरे लिए ये सब बेफिजूल बातें हैं, और चाहे भैया भाभी कितना भी शर्मिंदा क्यों ना हो, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बेटा तेरी भाई विनोद की दोनों किडनियाँ खराब हो गई है, जिसकी वजह से अस्पताल में एडमिट है। वह डायलिसिस पर है। बेटा जाने आगे क्या होगा, तू सिर्फ उसे एक बार मिलने चली जा, वह तुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। भाई की बीमारी की बात सुनकर सीमा का दिल पिघल गया। आखिर थी तो वह भी एक बहन ही हो, ना हो खून का रिश्ता तो खून का ही होता। सीमा ने अपनी पति को सारी बात बताई और दोनों अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए। विनोद और रजनी दोनों सीमा को अचानक देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने सीमा से माफ़ी मांगी। उतने में नीलेश और शालू भी आ गए। सभी एक दूसरे को इतने सालों बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बातों बातों में नीलेश से पता चला कि सभी ने अपनी किडनी चेक करवा ली, मगर किसी की किडनियां मैच नहीं करी। लेकिन सीमा की किडनी मैच कर गई, तो सीमा ने अपनी एक किडनी अपने भाई को दे दी, जिससे आज वह अपने जीवन जी पा रहा है। उसकी भाभी और भैया ने सीमा से माफ़ी मांगी। कभी कभी खून के रिश्तों में भी दरार आ जाती है, मगर मुंह से कड़वे वचन निकालने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि जब कोई अपना ही घाव देता है तो फिर उस पर मरहम भी काम नहीं करता है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी को कोई भी लेकर आए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्टोरीज़ को प्यार दे रहे हैं।